नमस्कार भाइयों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण एकेडमी पर। भाइयों, जैसे आपकी डिमांड थी उसी डिमांड के अकॉर्डिंग आज हम आपके लिए हिंदी का रिवीजन लेकर आए हैं। कल की क्लास में हमने हिस्ट्री का रिवीजन कराया था, आज हिंदी का रिवीजन है। जैसा कल शानदार था उसी तरह का शानदार रिवीजन होने वाला है। जो भी जुड़ चुके हैं सभी से कहेंगे कि एक बार इस क्लास को शेयर करिए, सभी के सभी क्लास को शेयर करिए। काजल गोस्वामी जी, भाटी जी, अंजू पाल जी, आयुष कसाना जी, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने रामबाण एकेडमी पर। तो एक काम और करना है आपको कि आपको जो है ना, जैसे मैं 150 क्वेश्चन है, नंबर विद नंबर लाऊंगा मैं आपको। 150 क्वेश्चन रिवीजन के अकॉर्डिंग है, तो आपको 150 क्वेश्चन में ये भी चेक करना कितने ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बस देख ली क्लास, ऐसे नहीं करना। तो 1 से 150 तक के नंबर लिखिए, शुरू शुरू में 25-30 लिख लीजिए और उसके बाद फिर जो है आपको ये चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। पहले आप क्वेश्चन अपना बताएंगे, क्वेश्चन आते ही अपना आंसर, फिर हमारे से मैच करेंगे और फिर आपको 150 में से चेक करना है कि अच्छे सवालों में आप कितने को गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा तो क्यों हो रहा है। उससे फिर फायदे भी होता है कि आपने जब लास्ट में देखेंगे तो आपको पता रहेगा इतने नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं क्यों गलत हुआ है। तो 150 नंबर लिख लेना भाई। ओके जी। आयुष कसाना जी, सुमित भाटी जी, गिरीश शर्मा जी, हर्ष भाटी जी, राहुल यूपी जी और कृष्णा भाटी जी, सभी को नमस्कार है, सभी को राम राम है और सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण एकेडमी पर। क्लास को शेयर भी कर देना भाई, सभी सब से कहेंगे। जो भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दिए। शुरू करें भाई, हो गए हो कुछ शुरू में कुछ नंबर लिख लिए, फिर जैसे बीच में गैप मिले तो नंबर डालते रहे चलो, क्वेश्चन का नंबर डालते चलो, आगे बढ़ते चलो। हाँ जी, लगभग 20, 30, 50 कुछ भी लिख लीजिए, फिर उसके बाद डन लिख दीजिए। जैसे ही आपकी तरफ से डन मिलता है हम क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार रहने वाला है। ओके जी, काजल गोस्वामी जी डन लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार रिवीजन रहने वाला आज, आज लापरवाही नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी तरफ से। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आया आपके का। जिस स्थान से सूर्य निकलता उसे क्या बोलते हैं? जिस स्थान से सूर्य निकलता उसे क्या बोलते हैं? बताइए भाई। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। ओके जी, कृष्णा भाटी जी, ओके, काजल गोस्वामी जी, शिवानी किसानी जी नमस्कार, अंजू पाल जी, आरती प्रजापति जी, भाटी जी, पीयूष बैसला जी, अंकुर यादव जी, सभी सी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है सी, उदयाचल। ठीक है, जहां से सूर्य उगता हुआ दिखता उदयाचल। अस्ताचल जहां सूर्य अस्त होता हुआ या छिपता हुआ दिखता है। गोधूली क्या होता है? शाम का समय, शाम का हल्का उजाले, हल्का शाम का समय जब हल्का उजाला और हल्का अंधेरा होता है उसे बोलते हैं गोधूली। नेपथ्य किसको बोलते हैं? रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य बोलते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य बोलते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए भाई। भाटी जी, अंकुर यादव जी, देखते हैं भाई। आरती जी, सारे ऑप्शन, हमारे सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखना भाई। ओके 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 ओके। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना, बिल्कुल ठीक आंसर है। मुंह की खाना बुरी तरह हारना, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसी किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? हिंदी राजभाषा बनी, कौन सी तिथि को बनी? आपके सामने ये ऑप्शन है। राम राम जी, पंकज वैसला जी, राम राम भाई, हर्ष भाटी जी, ओके जी, रिया केनवाल जी, बहुत बढ़िया जी, नमस्कार जी, नमस्कार अजीत धामा जी, ठीक है, बहुत अच्छे, रजित जी, रचित जी, मेगा खारी जी नमस्कार। ओके, तो बिल्कुल इसका भी आंसर सी है, 14 सितंबर 1949, 1949 में 14 सितंबर को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा देखिए, जो लेट जुड़े उनके लिए बता दें, 150 प्रश्न है, 150 प्रश्नों में बहुत शानदार रिवीजन होना है हिंदी का। और आप नंबर लिखकर चेक करते चलिए कि आपका कौन सा गलत हो रहा है, तो वो जरूर चेक करना। बाद में आपको पता होना चाहिए 150 सवाल सारे अच्छे होंगे, एक भी सवाल बकवास नहीं होगा, तो उनमें गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश करो 150 के 150 ठीक हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदा कदा शब्द का विलोम क्या होगा? यदा कदा शब्द का विलोम क्या होगा? ललित कुमार जी नमस्कार भाई, नमस्कार।
ओके जी, 2 आंसर दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ से अभी तक, 3 आंसर दिख रहे हैं, चारों आंसर दिख चुके हैं, चारों आंसर आ चुके हैं अभी तक आपकी तरफ। हमारे आरती जी नमस्कार जी, नमस्कार। ओके, देखते हैं भाई, चारों ऑप्शन है और चारों में ही टक्कर भी जबरदस्त है भाई। ABCD चारों ऑप्शन आ चुके हैं आपकी तरफ से, इसीलिए कहा कि नंबर लिखिए और नंबर में फिर समझिए भी भाई क्या होता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है ए, अधिकांशतः, ऑप्शन ए। यदा कदा मतलब कभी कभार, ये जो ये है कभी कभार, इसका पर्यायवाची है, इसका मतलब पर्यायवाची है ये। ठीक है, अब देखिए, सदैव और कभी नहीं, सदैव 100% हो जो, और 0% को कभी नहीं। अब कभी कभार का बोलते हैं 10%, 20%, अधिकांशतः बोलते हैं 80-90% जो चांस होते हैं। तो कभी कभी का है अधिकांशतः, ज्यादातर। ठीक है, तो यदा कदा का अधिकांशतः या ज्यादातर हो गया, और कभी कभार इसका अर्थ हो गया। हम यहां पूछ रहे विलोम पूछ रहे, तो ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं भाई। विलोम नहीं देखा, देखना पड़ेगा भाटी जी। देवता कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देवता कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राम राम जी, राम राम विशांत जी। विशांत जी, आपकी कल हिंदी की डिमांड थी, 150 क्वेश्चन लाए आपके लिए, देखिए। और बहुत ही शानदार रहेंगे भाई, इसमें भी मुझे 2 आंसर दिख रहे हैं अभी आपके। ओके ओके ओके, देवता कूच कर जाना, तो भाई इसमें 2 आंसर दिख रहे हैं। इसका सही आंसर है ए, बहुत ज्यादा डर जाना। देवता कूच कर जाना, बहुत ज्यादा डर जाना। ये नहीं होता दुर्भाग्य की शुरुआत होना, देवता कूच करना है। शेर को देखकर उसके देवता कूच कर गए, यानी कि उसने बहुत ज्यादा डर गया, देवता कूच कर जाना, बहुत ज्यादा डर जाना। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं कि सवाल बहुत ही दमदार मिलेंगे। 150 सवाल पढ़ने के बाद मन खुश हो जाएगा आपका। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, नंबर डाल लीजिए सभी के सभी, और जो गलत हो रहा है उसको जरूर देखना दोबारा, गलत क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीम है बिल्कुल, ये मानो। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? हर क्षेत्र को, हिंदी के हर क्षेत्र को टच करेंगे हम, और बिल्कुल क्रीम देंगे। टेस्ट में कई सवाल मैच होने वाले हैं इसी में से, याद, ये भी ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ओके 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 ओके, बिल्कुल। तो महिमा, भगवान की महिमा बोलते हैं ना, की है तो स्त्रीलिंग है। महिमा नहीं, जो है पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी तथा रेखता भी कहा जाता है? कौन सी बोली है जिसको जनपदीय हिंदुस्तानी तथा रेखता भी कहते हैं? किस बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी तथा रेखता भी कहा जाता है? ओके, इसमें मुझे 3 आंसर दिख रहे हैं आपकी तरफ से। किस बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी तथा रेखता भी कहा जाता है? ओके, स्किप भी कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर है सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली को बोलते हैं भैया, खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी या रेखता भी कहते हैं। रेखता क्या है, जनपदीय हिंदुस्तानी के खड़ी बोली को कहते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं भाई, आ जाइए। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में किसे प्राप्त हुआ था? पहला व्यास सम्मान 1991 में किसे प्राप्त हुआ था? कपिल गुर्जर जी नमस्कार भाई, नमस्कार। आशु चौधरी जी नमस्कार भाई। शिवानी कैसाना जी, ओके। राशि गुर्जर जी, रचित जी, अखिल भाटी जी, ओके भाई। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में शुरू हुआ था, ये पहली बार किसको मिला था ये बताना है आपको। ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है, रामविलास शर्मा को मिला था पहला व्यास सम्मान। हरिवंश राय बच्चन को कौन सा मिला था? पहला सरस्वती सम्मान। ठीक है, इनको जी शंकर कुरूप को कौन सा मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये पहला ज्ञानपीठ, पहला सरस्वती, पहला व्यास सम्मान। और महादेवी वर्मा हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका थी। हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली पहली महिला महादेवी वर्मा थी। ठीक है, रामविलास शर्मा को 1991 में। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं?
बिल्कुल जी, अयोगवाह जो स्वर और व्यंजन के बीच में आता है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑप्शन सी। ओके, अयोगवाह है भाई। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज्यादा करूंगा तो दिक्कत है। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पुनीत को अनुत्तीर्ण होने का शक है, अनुत्तीर्ण होने की आशा, अनुत्तीर्ण होने का संशय, अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। नमस्कार जी, नमस्कार जी, वर्षा रानी जी नमस्कार, प्रीतिपाल जी नमस्कार। इन दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राहुल जी, चन्नी जी, गुल्लू भाटी जी, कृष्णा भाटी जी। राहुल तोंगड़ गुजर, क्या बात है। ओके 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 ओके। देखिए इसमें भी मुझे तीन आंसर दिखाई दिया आपकी तरफ से। ओके, तो इसका सही आंसर है डी, पुनीत को अनुत्तीर्ण होने की आशंका, अनुत्तीर्ण होने की आशंका। अगर ये पुनीत को पास होने, अगर पास या उत्तीर्ण होता, पास होने की आशा, पास के लिए जो अच्छे के लिए होता है, कोई चीज अच्छी, अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं तो उसे आशा बोलते हैं। और अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें बुरा हो सकता है, उसे आशंका बोलते हैं। तो अनुत्तीर्ण होने या फेल होने की आशंका है, पास होने की आशा है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे बढ़ते भैया। देवता की मूर्ति को क्या कहा जाता है? देवता की मूर्ति को इनमें से क्या कहा जाता है? देवता की मूर्ति को क्या कहा जाता है? ओके, डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, देखते हैं। बी और डी में टक्कर चल रही है भाई। इनमें से क्या कहा जाता है? देवता की मूर्ति को इनमें से क्या कहा जाता है? ओके, तो इसका सही आंसर है भैया सी, विग्रह कहते हैं भैया, विग्रह। देवता की मूर्ति को विग्रह कहा जाता है, याद रखिए भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? ये बताएंगे आप कमेंट करके भाई। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। इसमें भी तीन आंसर दिखाई दिए मुझे आपकी तरफ से, तीन आंसर दिख रहे हैं आपकी तरफ से। जब उपमेय और उपमान में अभेद, अभेद का मतलब उपमेय और उपमान का अंतर खत्म कर दिया जाए तो इसे बोलते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार, ऑप्शन बी। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर, यह कविता किसने लिखी? एक कविता है वह तोड़ती पत्थर, ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई? बताइए भाई, जल्दी बताइए, तब तक मैं आपके मैसेज को एक बार सेट हो जाए ना। ठीक है, अब सही है। वह तोड़ती पत्थर कविता किसने लिखी? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। तो सही आंसर है ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता है वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर। अच्छा जी, अगर मैं कहूं पुष्प की अभिलाषा, एक बहुत और है, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ये कविता किसने लिखी है? कमेंट करके बताइए, बिना ऑप्शन के बताना आपको। पुष्प की अभिलाषा, यह कविता किसने लिखी है? बिना ऑप्शन के बताइए। ये भी बहुत है, वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत प्रसिद्ध कविता है। पुष्प की अभिलाषा, ये किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन। ओके जी, राम राम जी, आरवी बैसला जी। ओके, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, पुष्प की अभिलाषा नहीं जी, हरिवंश राय बच्चन नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ए गुर्जर जी, मैथिली शरण गुप्त नहीं जी, मैथिली शरण गुप्त नहीं है जी। माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी की है पुष्प की अभिलाषा। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी। जिसमें एक फूल कहता है कि चाह नहीं है कि मैं यहां जाऊं, तो उसमें पुष्प अपनी अभिलाषा बता रहा है कि मुझे कहां पर डालना है आपको। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए जल्दी से, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा?
ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक, गायिका, गायक का स्त्रीलिंग गायिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ललाट किसका पर्यायवाची है? ललाट शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? जल्दी से कमेंट करिए, बहुत आसान सा शब्द है। ललाट किसका पर्यायवाची है? ओके 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 ओके, ठीक है भाई, ठीक है। तो मस्तक, मस्तक, माथा, भाल, अनिक, ये सब किसके पर्यायवाची है? माथे या मस्तक के पर्यायवाची है। ललाट, भाल, माथा, मस्तक, ये सब ललाट के पर्यायवाची है, मस्तक के पर्यायवाची है। भाल, मस्तक, माथा, पेशानी, अलिक, ये कहते हैं ना पेशानी पर बल पड़ गई, इसे पेशानी भी बोलते हैं, अलिक भी बोलते हैं। माथा, मस्तक, भाल, ललाट, ठीक है। ओके, गुरुजी साहित्य कब करवाओगे हिंदी में? अब इसमें से साहित्य में से कुछ चीजें ला रहे हैं भाई, हिंदी क्वेश्चन है भैया साहित्य में। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए भाई, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? आज के 150 क्वेश्चन में हिंदी का हर सेक्टर को, हर क्षेत्र को हमने कवर किया है। बहुत शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, तो भैया इसकी ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। पूज्यनीय होता ही नहीं है शब्द, पूजनीय होता है। आयुर्वेदिक में मात्रा गलत चल रही है, जल्दी में छोटी मात्रा की जगह बड़ी मात्रा करनी है, और पूजनीय गलत है, पूजनीय होता है ठीक, ये ठीक है। और पूज्य भी ठीक है, या तो पूज्य लिखो या पूजनीय लिखो, पूज्य नहीं है कोई शब्द ही नहीं होता, याद रखना भाई, ठीक है। और बता रखा है कई कई बार, ठीक है। अब बाद में सी आ रहा है भाई, ऐसे नहीं चलेगा, हमारे बोलने से पहले आना चाहिए आपका, फिर काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाखा मृग किसका पर्याय है? शाखा मृग किसका पर्याय है? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। शाखा मृग यानी कि शाखाओं पर रहने वाला हिरन, ये मानकर चलो। कौन रहता है? बंदर रहते हैं भैया, ऑप्शन ए बंदर। बंदर का पर्यायवाची मरकट भी है, मरकट, वानर भी है, शाखा मृग भी है, ठीक है। चलते हैं भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द को। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ओके, पंकज बेसला जी, मोहित जी, मोनिका भाटी जी। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है। गलती क्या है? मेरी माताजी ने मुझे उपहार भेंट दिया, या तो उपहार दिया, उपहार भेंट दोनों एक साथ नहीं लगाते। तुम सब अपने जूते पहन लो, तुम सब अपने अपने जूते पहन लो, अपने अपने जूते, ठीक है। दशरथ की आज्ञा से राम और सीता वन को गए, गई नहीं, वन को गई, ये गए होना था, ठीक है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये ठीक है। इनमें से कौन से जोड़े का अर्थ गलत है? कौन से जोड़े का अर्थ गलत है, ये बताइए। इनमें से कौन से जोड़े का अर्थ गलत है? ओके 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 ओके, ये हुई ना बात, बिल्कुल ठीक आंसर है सी। क्योंकि नीरज जो होता है बादल होता है, नीरज का मतलब बादल होता है, कमल, नीरज का मतलब कमल होता है, इतर का मतलब दूसरा, नाई का मतलब समान, शाला का मतलब घर होता है, ठीक है। जैसे व्यायाम शाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह जो किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल दे सकता है उसे क्या कहते हैं? वह जो किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल दे सकता है उसे क्या बोलते हैं?
वह जो किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल देता है, बहुत जल्दी उत्तर देता है, उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है भैया, जल्दी उत्तर देता है उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। आशुतोष उसे बोलते हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। वाचाल उसे बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है। और प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा मतलब बुद्धि और चक्षु मतलब नेत्र, जिसकी बुद्धि ही नेत्र है, जो हर चीज को बुद्धि से सोचता है, बुद्धि से देखता है, उसे प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। आगे बोलते हैं भैया, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए। जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो लाया मैं आपके सामने। कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिशाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमक अलंकार, यहां पर दो कनक है, एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। जब एक शब्द दो बार आए और अलग अलग अर्थ हो तो उसका यमक अलंकार होता है। एक शब्द दो बार आए, अर्थ अलग हो। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। पिछले का आंसर बी था, यमक अलंकार। इसका बताइए, कोई किस प्रकार का। ओके भाई, बिल्कुल 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 ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता, कोई पता नहीं कौन है, लेकिन कोई का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन से तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं। ओके जी, वेद प्रकाश कपूर जी, क्या बात है भाई, लेट जुड़े हैं शायद वेद प्रकाश जी। ओके 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 ओके, इनमें से कौन से तालव्य व्यंजन है। सी, ये है तालव्य भैया, ये है ओष्ठ है, ये है, सॉरी नीचे वाले ओष्ठ है, ये है क्या बोलते हैं, मूर्धन्य, ऊपर वाले मूर्धन्य है, और ये है दंत्य। ठीक है, दंत्य, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य। ओके, चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में सरिस शब्द किस अलंकार की पहचान है। पीपर पात सरिस मन डोला। ओके 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 ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सही आंसर है सी, रूप उपमा अलंकार। ऊपर उपमा अलंकार होता है जिसमें दो चीजों की तुलना करती है, जिसमें जस, जैसा, सा, सरिस, सम, सरीखा, इन शब्दों का प्रयोग होता तुलना करते समय, तो उसको उपमा अलंकार बोलते हैं। दो चीजों में तुलना होती है, तुलना करते समय इनका प्रयोग होता है। गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ क्या है। गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ क्या है, जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, गुरु गुड़ चेला चीनी, इस शब्द का अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। गुल्लू भाटी जी, अनामिका पंडित जी, प्रिया केनवाल जी, गुल्लू भाटी जी, अनुज कुमार जी, वीरेंद्र सिंह जी। ओके भाई, ओके, आरबी बैसला जी। ओके 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 ओके, दो आंसर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है चेले का गुरु से आगे बढ़ जाना। जब चेला गुरु से आगे बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं गुरु गुड़ चेला चीनी। आगे बढ़ते हैं, वीरता किस प्रकार की संज्ञा है, वीरता किस प्रकार की संज्ञा है। वीरता किस प्रकार की संज्ञा है। बिल्कुल ठीक आंसर है, भाववाचक संज्ञा है, वीरता भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत रिपीट होने वाला शब्द है। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना आपको, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ओके, इसमें मुझे दो आंसर दिख रहे हैं, इसमें मुझे दो आंसर दिख रहे हैं आपकी तरफ से। ओके, तो भैया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल, दोनों जय आधे होते हैं। उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं, ये विशेष ध्यान रखने वाला शब्द है। उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ए। ठीक है, इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। चलिए, अब स्पीड पकड़नी शुरू कर दी हमने। ओके, अनामिका पंडित जी, बहुत बढ़िया।
इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है? तो बिल्कुल ठीक आंसर है बी, ऑप्शन बी, भय। पैफ है, बैभ है, में ये ओष्ठ्य व्यंजन में आते हैं। टेठ है, डेढ़ है, टेठ है, डेढ़ है जो आते हैं मूर्धन्य आते हैं भैया, तो भय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में कहां हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां हुआ था? बताइए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में कहां हुआ था? बिल्कुल 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 बिल्कुल, 1975 में 10 जनवरी को हुआ था नागपुर में, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को। और 14 नवंबर 1949 को हिंदी अपनाई गई थी राजभाषा के रूप में, 14 नवंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कुलदीप आगामी रविवार को आएगा, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं, चिड़िया गा रही है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कंचन नागर जी, राशि गुर्जर जी, वेद प्रकाश कपूर जी, भाटी जी। ओके ओके, दो आंसर दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ से, डी और बी चल रहे हैं। डी वालों ने बढ़त ले ली है बी वालों की अपेक्षा। ओके, बी वाले भी टक्कर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ओके जी, राहुल तोंगर जी, वेद प्रकाश कपूर जी और वीरेंद्र सिंह जी। ऑप्शन ए वाले ठीक है भैया, बाकी गलत हैं। कुलदीप आगामी रविवार को आएगा, बाकी में गलत क्या है? प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। अरे प्रातः काल और समय, समय क्यों कह रहे हो? प्रातः काल घूमना चाहिए या सुबह के समय? तो काल का मतलब समय होता, डबल रिपीट कर गए आप, इसलिए नहीं, गलत है ये। मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं, आपका नहीं, आपके। दर्शन जो है पूर्ण मतलब बहुवचन में यूज होता है। चिड़िया गा रही है, नहीं जी, चिड़िया चहचहा रही है। चिड़िया क्या कर रही है? चहचहा रही है, तो ऑप्शन ए ठीक है भैया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन दिख गए होंगे, 31वां क्वेश्चन है, 30 हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन में आपको दिख गया होगा, अच्छी क्वालिटी के है सवाल, आसान और अच्छे सवाल हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ लगा दिए जो हवाई ना लगने दे, इंपोर्टेंट सवाल है, मेन बात यह है। ओके, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, कहते हैं रस्सी जल गई पर बल न गई, ऐठन न गई या बल न गई। रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई या बल ना गए, ऑप्शन ए। ठीक है, इनमें से कौन सा मजदार का विलोम शब्द है? इनमें से कौन सा मजदार का विलोम शब्द है? ओके 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 ओके, क्या बात है भाई, बिल्कुल ठीक आंसर है डी, तट। मझधार क्या बोलते हैं? जो कोई नदी है या समुद्र है, उसमें जो बीच का हिस्सा हो रहा है, मझधार। नदी में बीच का हिस्सा मझधार, तो इसका विलोम हो जाएगा तट। बीच के हिस्से को मझधार, तो तट जो होता है साइड का हिस्से को तट बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अलंकार का उदाहरण है? शब्द अलंकार का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द अलंकार का उदाहरण है? जो लेट जुड़े हैं उनसे ये कहूंगा कि अपने क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर अपना आंसर दीजिए, फिर हमारा मैच कीजिए, उससे आपको पता रहेगा गलत हुए हैं तो कौन से हुए, क्यों हुए, उस पर आप बाद में देख सकते हो ना। ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनको शब्द अलंकार बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, तो यहां पर अनुप्रास है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ओके ओके ओके, ठीक है भैया, घड़ो पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा होना। घड़ो पानी पड़ना लज्जित होना या शर्मिंदा होना। आगे बढ़ते हैं। यह जीवन क्या है निर्झर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह जीवन क्या है निर्झर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह जीवन क्या है निर्झर है, इसमें अलंकार बताना है भाई आपको।
ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक आंसर है रूपक, क्योंकि यहां जीवन की तुलना झरने से की गई है। जीवन और झरने को एक ही मान लिया गया है, और बिल्कुल एक मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार है भैया जी। ठीक है, किसलय किसका पर्यायवाची है? किसलय किसका पर्यायवाची है? किसलय शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये बताना है। जल्दबाजी में गलत मत करो भाई, ध्यान से पढ़ो। इस पर 3 आंसर दिखाई दे चुके हैं मुझे अभी तक, चारों आंसर दिखाई दे चुके हैं अब तक आपके, चारों ऑप्शन आ चुके हैं इसमें। किसलय किस शब्द का पर्यायवाची है? ठीक है, तो किसलय जो होता, पेड़ का पत्ता जो होता है ना, नया पत्ता आता है ना कोमल सा, बिल्कुल जो कोमल सॉफ्ट पत्ता आता है पेड़ का किसी का, उसको किसलय बोलते हैं। तो किसलय जो है पेड़ के पत्ते का पर्यायवाची है। ठीक है, किसलय, और पेड़ के पत्ते को पर्ण भी बोलते हैं भैया, पर्ण भी बोलते हैं, पेड़ के पत्ते को दल भी बोलते हैं। पेड़ का पत्ता दल भी कहलाता है, किसलय भी कहलाता है, पर्ण भी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं भैया, पात भी बोलते हैं इसको। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से कौन से की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ओके, देखिए इसमें भी मुझे 3 आंसर दिखाई दिए अभी तक आपकी तरफ से, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके भाई, तो सही ऑप्शन है सी, अन्वेषण ऐसे लिखा जाता है भैया। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत है, छोटी छोटी गलतियां सभी में। आगे देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्वेश्चन की क्वालिटी दिख गई होगी, आपका 38वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन की क्वालिटी दिख गई होगी, बहुत ही जबरदस्त रिवीजन के हिसाब से हो रहा है। ओके, तो सही आंसर है ए, भारत रामायण और गंगा। ये क्या है, इसमें देखो मिठास क्या है, भाववाचक, इसमें बचपन क्या, भाववाचक। ठीक है, फल क्या है, जातिवाचक, क्रूरता क्या है, भाववाचक, पर्वत क्या है, जातिवाचक, बाकी पुस्तक क्या है, जातिवाचक, ये सारे हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलते हैं, इसके बाद चलते हैं, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ तरणी और तरुणी का है? आरती जी 150 क्वेश्चन है, गोविंद डागर जी नमस्कार, 150 क्वेश्चन है हमारी तरफ से, अगर आपका इंटरेस्ट सभी का रहेगा तो 150 बताएंगे, इसीलिए थोड़ी स्पीड लेकर चल रहे हैं हम। ओके जी, ओके ओके ओके, देखते हैं, इसमें भी मुझे 3 आंसर दिखाई दे चुके हैं आपकी तरफ से। ठीक भाई, तो देखिए क्या है, ये 3 शब्द होते हैं, एक होता तरणी, एक होता तरणी, एक होता तरुणी। तो ये जो तरुणी है ये नवयुवती को बोलते हैं, युवती को बोलते हैं तरुणी, तो इसमें तरुणी बाद में आया है तो नवयुवती है, यानी ये दो तो हो नहीं सकते। ठीक है, दूसरा ये वाला तरनी जो है ये नौका होता है, नाव के लिए बोलते हैं, और ये तरनी सूर्य के लिए होता है। अब देखते हैं दूसरी वाली कौन सी लिख रही है, तरनी नाव वाला है, नाव और नवयुवती, नाव और नवयुवती, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सभी का पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, इस शब्द उपवाक्य के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? ओके भाई, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए, अपरिग्रह, अपरिग्रह। ओके, अनाहुत जिसे बुलाया ना गया हो, अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो, अंत्यज किसे बोलते हैं ये बताइए, अंत्यज किसे बोलते हैं ये कमेंट करके बताएंगे आप। अपरिग्रह ज्यादा धन का संचय ना करना, अनाहुत जिसे बुलाया ना गया हो, अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो, ये किसको बोलते हैं, अंत्यज किसको बोलते हैं, बताइए भाई। बफरिंग बता रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, आरवी बैसला जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अंत्यज निम्न कुल में, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ, नीचे कुल में हुआ हो,
उसे अंत्यज बोलते हैं। बहुत अच्छे आरवी वैसला जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, अंत्यज। आगे बढ़ते हैं। रसों में संचारी भाव की संख्या कितनी है? रसों में संचारी भाव की संख्या कितनी है? रसों में संचारी भाव की संख्या कितनी है? ओके, 33 होती है, बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी 33। संचारी भाव होते हैं 33, बिल्कुल इंपोर्टेंट है सारे। इनमें से कौन सा मिथ्या का विलोम शब्द है? इनमें से कौन सा मिथ्या का विलोम शब्द है? अनामिका पंडित जी, गुल्लू भाटी जी, काजल गोस्वामी जी, सोनम मावी जी, शिवानी कशाना जी। ओके ओके। तो बहुत सारे ये नहीं पढ़ते कि क्या पूछ रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमने तो ये गलती कर दिया। जल्दबाजी में क्यों कर रहे हो भाई? ऐसे ही अगर आप दो तीन सवाल कर रहे हो तो क्यों गलत हो रहे हैं वो? मिथ्या का विलोम पूछ रहा, मिथ्या का अर्थ नहीं पूछ रहा। मिथ्या का अर्थ होता झूठ, विलोम होता सत्य। तो मिथ्या का विलोम है सत्य। ओके, झूठ होता है इसका अर्थ, मिथ्या झूठ को बोलते हैं भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मैंने बीच में गा दे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। इस पंक्ति में मानो शब्द किस अलंकार की ओर संकेत करता है? आज बहुत सवाल, बहुत अच्छी बात है जी। हम तो चाहते हैं जी आपके बहुत नहीं सारे सवाल ठीक हो, हम तो यही चाहते हैं ना। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही कि आपके सारे सवाल ठीक हो। ठीक, बहुत अच्छे जी। उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल ठीक आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मनहु जानो जनहु, जिसमें मानो मनहु जानो जनहु आ जाए तो समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, लैंग्वेज कहता है उपमेय में उपमान की संभावना हो, उत्प्रेक्षा अलंकार। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? एक पूस की रात कहानी है, उसके रचनाकार कौन है? पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? चौधरी अभय जी, क्या बात है भाई। अखिल भाटी जी, प्रियंका कोहली जी, नमस्कार जी, नमस्कार प्रियंका जी। ओके, पूस की रात कहानी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किस वाक्य में अपादान कारक है? कौन सा वाक्य है जिसमें अपादान कारक है? ठीक है, देखिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना, अगर ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो 150 सवाल नहीं हो पाएंगे भाई। ठीक है, हमारे आज टारगेट 150 का लेकर चल रहे हैं। हालांकि कठिन है लेकिन कोशिश करेंगे। काफी ज्यादा हो जाते हैं ना 150 क्वेश्चन। किस वाक्य में अपादान, अपादान कारक जिसमें अलग होता दिखाया जाए। बंदर दीवार से कूद गया, अलग होते दिखा रहा अपादान कारक। ठीक है, बंदर दीवार से कूद गया। अपील शब्द कैसा शब्द है? अपील शब्द जो है ये कैसा शब्द है भाई, बताइए। ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं। इस पर भी 4 ऑप्शन, अरे क्या बात है भाई। अपील शब्द, अपील इंग्लिश का शब्द है भाई, विदेशज। अपील जो है विदेशज शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है ना। ओके, चलते हैं आगे। जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? ओके, बोलिए भाई। ओके जी, ये करें भाई जी, इसको समझा देना, ठीक। अनुप्रास अलंकार, कोई वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आती है तो अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभथल में। या रघुपति राघव राजा राम, रह ही आता जा रहा है, जब एक ही अल्फाबेट कई बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बस यही तो कह रहा भाई। आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा रस समाहित है? मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। कौन सा रस इसमें समाया हुआ है, बताइए भाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है?
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ठीक आंसर है वीर रस। ये जो पंक्ति है, ये एक पुस्तक है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है जयद्रथ वध। ठीक है। उसमें अभिमन्यु कहता है अपने सारथी से, जब अभिमन्यु युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है, तो अभिमन्यु अपने सारथी से कहता है कि मैं सत्य कहता हूं सखे, कि हे सखी यानी कि मेरे दोस्त, मैं सत्य कह रहा हूं, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे छोटा बच्चा मत समझो, कोमल सा छोटा बच्चा मत जानो, मैं इतना लड़ने में उस्ताद हूं कि यमराज से भी युद्ध करने के लिए भी तैयार हूं। मैं अगर मैं अपनी पर आऊंगा तो मैं यमराज से युद्ध करने के लिए भी तैयार है, उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा। तो अभिमन्यु कह रहा अपने सारथी से। कौन सी पुस्तक है? जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। ठीक है, तो वीर रस है भैया। इनमें से कौन सा कलकल का विलोम शब्द है? बफरिंग बता रहे हैं भाई संचू गौतम जी। बफरिंग, ज्यादा बफरिंग है क्या? इनमें से कौन सा कलकल का विलोम शब्द है? ओके 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 ओके। इसमें मुझे दो आंसर दिख रहे हैं, तीन आंसर दिख रहे हैं, तीन आंसर दिख रहे हैं मुझे। डी और बी में टक्कर चल रही है। ओके, तो देखिए कलकल जो शब्द होता है, ये पानी की जो शोर होता है, पानी का जो शोर होता है, पानी के चलने से जो शोर होता है उसे कलकल बोलते हैं। अब शोर का विलोम होता है शांति। शांति मतलब नीरव, नीरव मतलब शांति, जब कोई आवाज नहीं होती। तो कलकल का विलोम है नीरव। नीरव मतलब शांति, और कलकल है पानी का शोर। ठीक है भाई, ओके जी। वॉइस वीडियो ऑल गुड, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत चौधरी चौधरी अभय जी, बढ़िया भाई, धन्यवाद। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ओके ओके ओके, बिल्कुल बात, जैसे बोले बात थी, बात की या बात थी, तो स्त्रीलिंग है बात, बाकी सारे पुल्लिंग है भैया। ओके, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? इतना आसान भी, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत आसान है। चलिए बताइए, पानी ले लेता हूं मैं तब तक दो घूट। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखते हैं। ओके 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 ओके, बिल्कुल सही आंसर है जी, डी। दही खट्टा है, बिल्कुल शुद्ध आंसर है। दही खट्टी है गलत होता है, दही खट्टा है ये सही लिखा हुआ है। दही खट्टा है, ठीक है, क्योंकि दही को पुल्लिंग माना जाता है हिंदी में, याद रखिए। ठीक, दूसरा, आज आपका गुप्त रहस्य खुल गया। गुप्त रहस्य, ठीक है, तो रहस्य तो गुप्त होता है, तो आप आपका रहस्य खुल गया, गुप्त शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्या तुमने दोनों छात्रों को युद्ध करते देखा? अरे युद्ध तो सेनाओं में होता है भाई, बड़ी लड़ाई जो होती है उन्हें युद्ध बोलते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। क्या तुमने दोनों छात्रों को लड़ते देखा? युद्ध तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अनेकों पुस्तक, अनेकों शब्द होता ही नहीं है, याद रखना। कहीं भी अनेकों लगाए तो समझ जाइए गलत है। अनेक ही शब्द होता, अनेकों शब्द यूज नहीं करना कहीं भी। ओके भाई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भैया। मुमूर्षा के लिए सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चारों को। मुमूर्षा के लिए शहीद सही वाक्य कौन सा है? ओके, सी ए बी, तीन आंसर आ रहे हैं भाई आपकी तरफ से।
ओके 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 ओके। तीन आंसर है और तीनों में जबरदस्त वाली टक्कर है। ओके। तो मुमूर्षा के लिए सही वाक्य कौन सा है? पहली बात तो जिसमें आ लगा हुआ होता है तो इच्छा होता है, ऊ लगा होता है तो इच्छा रखने वाला होता है। तो मुमूर्षा मृत्यु, मुमूर्षा मृत्यु की इच्छा, ऑप्शन सी। मुमूर्षु होता मृत्यु की इच्छा रखने वाला। जो मोक्ष बता रहे हैं, ए और बी बता रहे हैं, वो क्या होता है? मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमुक्षा और मुमुक्षु। ये मुमूर्षा है, वो मुमुक्षा है, उसमें अक्षय का प्रयोग होता है, मुमुक्षा। ठीक है, ये मोक्ष के लिए होता है, मृत्यु के लिए होता है मुमूर्षा। समझ में आ गया होगा। और चलते हैं भैया, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। लंबोदर में कौन सा समास है? देख रहे हो ना कैसे आसान वाले सवालों को आपसे गलत करा रहा हूं मैं। यही तो बताता हूं कि आप जो है इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं करते तो फिर पछतावा होता है। लंबोदर में कौन सा समास है भाई? बिल्कुल जी, बहुव्रीहि समास है। क्योंकि लंबोदर, लंबा उदर, लंबे पेट वाले गणेश जी, गणेश जी की तरफ इशारा हो रहा है, तो बहुव्रीहि है भैया। लंबोदर, दशानन बहुव्रीहि समास है। संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग कौन सा है भैया? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। ओके ओके भाटी जी, कोई बात नहीं, समाज तो थोड़ी देर का काम है, किसी दिन चलते फिरते भी 10 मिनट में बता देंगे, ज्यादा नहीं होते होता। संहार जो होता है इसमें मैं होता है, ऑप्शन बी है। सन नहीं होता, मैं होता, नै नहीं होता, मैं होता भैया। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरी माता भोजन स्वयं बनाती है, इसमें स्वयं सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? मेरी माता भोजन स्वयं बनाती है, इसमें स्वयं जो है, स्वयं जो है, सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? नमस्ते जी, नमस्ते भाई। फौजी व्लॉग्स जी, नमस्कार जी। मेरी माता भोजन स्वयं बनाती है, बिल्कुल जी, ऑप्शन सी निजवाचक। 56 क्वेश्चन हो चुके, ये बताइए स्पीड यही रहने दो या डीप समझाकर चलो? अगर कहोगे तो मैं समझाकर भी चल सकता हूं, लेकिन फिर ये है कि फिर 150 क्वेश्चन नहीं हो पाते। आपको रिवीजन के हिसाब से चाहिए तो स्पीड यही सही है। बता दिए, एक बार कमेंट करिए सभी के सभी। ओके, अनामिका पंडित जी देखिए, सारी चीज है आज तो सही है स्पीड। मतलब यही है, जैसे पढ़ा रहा हूँ सही ऐसे ही कर देते हैं ना, ऐसे डीप में समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। ओके, ठीक है भाई जी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर चलते हैं, अगर आपको ये सही पसंद आ रहा तो। ए, आई, ओ और औ कौन से स्वर हैं ये कौन से स्वर हैं? ये चारों कौन से स्वर हैं? ओके जी, प्रीति सिंह जी, ओके, गुल्लू भाटी जी, चौधरी अभय जी। ओके 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 ओके। ये कौन से संयुक्त स्वर है भैया? बिल्कुल ठीक है, ये संयुक्त स्वर है। ये कौन से संयुक्त स्वर है? अर्ध स्वर किसे बोलते हैं? जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उन्हें अर्ध स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर होते हैं चार, छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ। ठीक है, ये सब। और री की मात्रा जो होती है ये हर्ष स्वर होते हैं। प्लुत होता है जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है। ओके, चलते हैं। किस एक शब्द में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस में एक में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है? हाँ जी, कुछ टफ लगे तो ठीक है भाई, राशि जी ठीक है। इनमें से कौन से में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल जी बिल्कुल, सत सही, बिल्कुल ठीक है। जिसमें द्विगु समास वो होता है जिसमें पहला पद संख्या हो, जिसमें पहला पद संख्या हो, जैसे दोराहा, चौराहा, त्रिफला, त्रि मतलब, या त्रिशूल, पंचवटी, जिसमें पहला शब्द संख्या हो वहां द्विगु समास होता है। सत सही। ये क्या है भैया? संख्या से शुरू हो रहा है तो इसलिए द्विगु समास है। जब जड़ या प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? जब जड़ या प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय भावना का आरोपण किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल, मानवीकरण अलंकार होता है जब निर्जीव वस्तुओं को या प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य के रूप में पेश किया जाता है, मानवीय अलंकार, मानवीकरण। जैसे बादल आए बन ठन के, सज सवर के। या एक और बहुत अच्छा उदाहरण होता है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो फूल और कलियों को मनुष्य के रूप में पेश किया जा रहा है, तो समझ जाइए मानवीकरण अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। सु प्लस आगत स्वागत कौन सी संधि है भाई? सु प्लस आगत स्वागत हो जाता है, इसमें कौन सी संधि है?
ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है, यण संधि है। इसमें याद रखना यहां पर वे नहीं है, वे आ गया, वे ये आ जाए और उससे पहले आधा अक्षर हो तो यण संधि होती है। किसी शब्द को जोड़ने पर वे या ये आ जाए तो यण संधि होती है, लेकिन उससे पहले आधा अक्षर होना है। अगर वे या ये आए लेकिन उससे पहले पूरा अक्षर हो तो ए आदि होती है। जैसे नयन, नयन क्या होती है, नयन क्या होता है, ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन होता है। तो ने प्लस अन, इसमें यह नहीं था, यह आ गया तो ये अयादि है, लेकिन उससे पहले पूरा शब्द है। यह या वैसे पहले पूरा शब्द होता है तो वो क्या होता है, अयादि, और आधा अक्षर होता है तो यण संधि होता है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उस ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसके बाद देखते हैं, मीठी लगे विष की बेल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मीठी लगे विष की बेल, इसमें कौन सा अलंकार है भाई, बताइए। ओके ओके, मीठी लगे विष की बेल। अब देखिए विष जहर, जहर को मीठा बता रहा तो उल्टी, मतलब एक दूसरे के विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह चीज होती है तो विरोधाभास, तो ये हो गया विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन है विरोधाभास अलंकार। 63 चलते हैं, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा चरण के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती है, बताइए भाई। चौधरी अभय जी गुड नाइट जी। ओके जी, राशि गुर्जर जी बोले सर हम मेरठ से क्लास ले रहे हैं। ओके जी, राशि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रामबाण अकेडमी पर। ओके ओके, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 13 11 13 11 होती है, 13 11 13 11। और शोठा में उल्टा हो जाता है, 11 13 11 13। ठीक है, दोहा का उल्टा शोठा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल में है, कौन सा वाक्य है? इनमें से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? ओके, अब देखिए आसन क्या होता है? आसन होता है पास, नजदीक। आसन का मतलब होता है नजदीक या पास। तो जस्ट ऐसा भूतकाल जो बिल्कुल नजदीक का है, यानी कि ऐसी कोई घटना जो जस्ट अभी होकर निपटी है, थोड़ी देर पहले ही जो कुछ हुई है, उसे आसन भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, वह अब वह भोजन खा चुका होगा। छोड़िए, हम छत पर टहल रहे थे, पता नहीं कब टहल रहे थे, हो सकता 2 घंटे पहले या हो सकता 2 दिन पहले। सभी ने बढ़ चढ़कर मकान की बोली लगाई, ये भी अभी पता नहीं कब लगाई। वह बाजार गया है, अब इससे पता चल रहा अभी अभी गया, वह बाजार गया है। तो जब भूतकाल के शब्द के साथ है लग जाए तो वो आसन भूतकाल होता है। ऑप्शन डी आ गया भैया, समझ में आ गया आसन भूतकाल क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या कह रहे हैं। इनमें से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक आंसर है जी बी, हथकड़ी। देखिए भरपेट, यथाशक्ति, आजीवन, ये सब अवयवी भाव के, जिसमें यथा शब्द आ जाए, आजीवन, आमरण, भरपेट, दिनों दिन, हर दिन, ऐसे शब्द आ जाए तो वो कौन से होते हैं? अवयवी भाव होते हैं। हथकड़ी, हाथ में पहनने कड़ी, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हथकड़ी तत्पुरुष समास का उदाहरण है भैया। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये भी बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जवल में बहुत सारे गलत हुए थे, याद रखना। जब उज्जवल शब्द की दी थी वर्तनी तो बहुत सारों ने गलत किया था आप में से। ओके, गुल्लू भाटी जी देखते हैं भाई, दूसरे भाटी जी, कृष्णा भाटी जी, क्या बात है, तीनों भाटी जी एक साथ आ गए। काजल गोस्वामी जी, सोनम मावी जी, प्रीति पाल जी, मोनू बैसला जी, वीरेंद्र सिंह जी, शिवानी कसाना जी, ललित कुमार जी, पंकज बैसला जी, सोनिया प्रदीप जी, जस्सी गुर्जर, आयुष कसाना, अखिल भाट, अक्षित भाटी है, अक्षित भाटी है, अंजू पाल जी और राशि गुर्जर जी। तो देखिए
इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन डी ठीक है। कवयित्री में वे के ऊपर मात्रा नहीं चढ़ती। याद रखना, कवि में वे के ऊपर मात्रा होती है, लेकिन जब इसका फीमेल वर्जन लिखते हैं तो वे के ऊपर मात्रा नहीं होती, ये के ऊपर मात्रा होती है। ऐसी रचयिता, रचयिता में भी ये के ऊपर मात्रा होती है, ये ध्यान रखना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट होने वाले हैं, बच्चे गलत करते हैं इनको। आगे देखते हैं, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए भाई। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ओके 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 ओके, बिल्कुल जी, ठीक है। शारीरिक की मात्रा उल्टी चढ़ रही है, इसको ठीक कर लीजिए। व्यवसायिक ठीक है। प्रदर्शनी में प्रदर्शनी होता है, एक मात्रा ई की फालतू चढ़ी हुई है, एक मात्रा हटानी पड़ेगी। और तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता, तात्कालिक होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है भैया जी, ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। अब ये जो वर्तनी शुद्धि वाला, ये किसी दिन बताएंगे तो बता दिया जाएगा, ठीक है। ये वाले बहुत गलत कराता, व्यवसायिक, तात्कालिक, रासायनिक, ये इनमें एक मात्रा बढ़ जाती है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ओके जी, देखते हैं। प्रीतिपाल जी, आरती जी, गुल्लू जी, भाटी जी, ओके। पंकज जी बेसरा जी, अमित गुर्जर जी, भाटी जी, प्रिया केनवाल जी, क्या बात है भाई। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ओके, दो में टक्कर चल रही है आपकी तरफ से, तो ए और बी में टक्कर है। ए वाले बढ़त में चल रहे हैं अब, ठीक है भाई। तो सही आंसर है इसका डी। सारे के सारे गलत, सभी के गलत है। महारथ कोई शब्द नहीं होता, या तो होता महारथी या होता महारथ। महारथ जब कोई चीज में एक्सपर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं महारथ हासिल कर ली, महारथ नहीं होता, महारथी होता, महारथ होता है, ठीक है। दूसरा, सन्यासी गलत इसलिए क्योंकि सन्यासी में से के ऊपर ये बिंदी भी होती है, आधा न भी होता है, तब सन्यासी ठीक होता है। यहां पर बिंदी लगनी चाहिए थी, ठीक है। पारिवारिक शब्द नहीं होता, पारिवारिक शब्द होता है, ठीक है, पारिवारिक होता है। ध्यान से सुनना, अब जो लेट हो रहे थे उनको बता देता हूं मैं। कुछ शब्द होते हैं जिसमें लास्ट में इक जुड़ता है। अगर किसी शब्द के बाद में इक जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में इस शब्द की जो पहली वाली मात्रा होती है उसे बढ़िया कर दिया जाता है। जैसे देखिए, ध्यान से सुनना भाई, देखिए एक शब्द वेद प्लस इक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वैदिक, वैदिक नहीं वैदिक, एक मात्रा की बड़ी मात्रा बना दी, ठीक है। जैसे परिवार प्लस एक, तो परिवार में पै के ऊपर ए की मात्रा थी, पारिवारिक कर देंगे, पारिवारिक। ऐसे ही रसायन प्लस एक रासायनिक, व्यवसाय प्लस एक व्यावसायिक, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। सप्ताह प्लस एक जोड़ेंगे तो सप्ताह में आका डंडा लग जाए, साप्ताहिक होता है। तो जब किसी में इक जुड़ता है तो पहली मात्रा बड़ी ही यूज होती है, ठीक है, समझ में आ गया। पुनर्मतदान, ठीक है। ये कह रहे जी सर डी को एक्सप्लेन कर दो एक बार। बिल्कुल जी, करते हैं। देखिए देखिए, एक शब्द, कोई भी शब्द देखिए, जैसे हमारा एक लिख दिया हमने कर्ज, तो ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम कर्ज, कर्ज, ठीक है। रे को जैसे पहले बोला, कजर नहीं बोल रहे, इसको कर्ज बोल रहे हैं, यानी जिसके ऊपर ये लगा हुआ उससे पहले बोला जाता है। अब इसको बोलेंगे पुनर्मतदान। रे की जो मात्रा है, क्या रे की आवाज जो मैं से पहले आती है, पुनर्मतदान, तो मैं से पहले तो इसलिए मैं के ऊपर लगेगा, ये बिल्कुल ठीक है। दोबारा मतदान को पुनर्मतदान बोलते हैं, इसलिए ये डी बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करेंगे ये समझ में आया होगा। याद रखना, ये जो ऊपर का रे की मात्रा लगता है ना, कि जिसके ऊपर लगा हुआ उससे पहले बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। सही वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? इंटरेस्ट तो आ रहा ना पढ़ाई में, क्वेश्चन सिखा रहे हैं। अब अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो हर सवाल को एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन फिर पता चलता जी अभी कुल ही 50 सवाल हो पाएंगे 1.5 घंटे में, एक सवा घंटे में, डेढ़ में। नमस्कार जी, मुकुल त्यागी जी, नमस्कार।
इनमें से सही वाक्य का चयन करना है भाई। ओके ओके ओके। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज का मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, तो भैया सही आंसर है इसका ए। क्यों है? सही वाक्य पूछ रहा है। मुझे मत पूछो, गलत है भाई, मुझसे मत पूछो। क्या होना था? मुझसे मत पूछो। बच्चा दूध को पीता है, अच्छा नहीं लग रहा ना, बच्चा दूध पीता है, दूध को पीता है, अच्छा नहीं लगा, दूध पीता, कोश साइलेंट रहता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज शीर्षक से अपनी जीवनी लिखी। जीवनी नहीं, आत्मकथा। जब अपने बारे में लिखता है कोई तो उसे आत्मकथा बोलते हैं, जीवनी नहीं बोलते। जीवनी कोई और लिखता है, आप खुद लिखता तो आत्मकथा। इन तीनों में गलतियां हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने आपको एग्जाम्पल दिए ना इनके, तो वो डायरेक्ट एग्जाम्पल ही आते हैं भाई। डायरेक्ट पूछा जाता है इनमें कौन सा अलंकार है। ओके जी, ओके ओके, देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। ओके, ऑप्शन है बी, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जब एक शब्द एक बार प्रयोग होकर कई सारे अर्थ दे जाए, कोई शब्द एक बार आकर भी कई अर्थ दे जाए तो उसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? ओके, आपके मैसेज के ऊपर कुछ मैसेज आ गया है तो मुझे पूरे दिखाई नहीं दे रहे। अब इसको क्लोज करते हैं, बार बार क्लोज करना पड़ता है। ओके, अच्छा, ए और बी दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ से। बिल्कुल ठीक आंसर है ए, ऑप्शन ए, मक्खी। मक्षी का जो है, मक्खी का पर्यायवाची वो है, तत्सम शब्द है। चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कसरत, आज की कसरत है, बोलते हैं ये आज की कसरत हो गई। ठीक है, कसरत स्त्रीलिंग है। वहां पर 50 लोग थे, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? वहां पर 50 लोग थे, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? ओके ओके, इसमें भी मुझे 3 आंसर दिख रहे हैं आपकी तरफ से। वहां पर 50 लोग थे, चारों ऑप्शन दिख चुके हैं मुझे आपकी तरफ से। तो देखिए भाई, पहली बात तो ये, अगर कहीं नाप तोल की बात हो, नापने की या तोलने की बात हो, तो होता परिमाणवाचक। परिमाणवाचक होता जहां नाप तोल हो। ठीक है, यहां पर नाप तोल की बात नहीं चल रही तो परिमाणवाचक हटा दो। यहां गिनती की बात चल रही है, जब गिनती की बात हो तो संख्यावाचक, नाप तोल की बात हो तो परिमाणवाचक। ठीक है, अब वहां पर 50 लोग थे, अगर फिक्स है तो निश्चित, और एफिक्स फिक्स नहीं है तो अनिश्चित। 50 में 50, 60 भी हो सकते, 70 भी हो सकते, 40-45 भी रह सकते हैं। फिक्स संख्या नहीं है, फिक्स नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, अगर वहां पर 50 लोग थे तो निश्चित हो जाता, लेकिन 50 लोग थे, फिक्स नहीं है भैया, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इनमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ठीक है, इत। इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है निर्वासित शब्द में। और देखते हैं, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होता है? जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार अर्थ अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? देखिए, क्वेश्चन को मैं मतलब किस तरह से आपके सामने ला रहा हूं, हर तरह का सवाल, हर क्षेत्र से सवाल टच कर रहे हैं हम। अभी आधे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक आपके। तो बिल्कुल ठीक आंसर है यमक अलंकार। एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग हो। यम, कनक कनकते सौगुनी, थोड़ी पहले देर पहले बताया। ठीक है, सोना और धतूरा था, तो ये यमक अलंकार के एग्जाम्पल है। और चलते हैं भाई, इनमें से कौन सा 18 का तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा 18 का तत्सम शब्द है?
18 के लिए कौन सा शब्द तत्सम है इनमें से, ये बताना है। ओके भाई, 18 में 8 और 10 मिलकर होते तो अष्टादश। अष्टादश है, अष्टमी केवल 8 के लिए होता है, अष्टादश होता है 18 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बी बिल्कुल ठीक आंसर है। घोषणा की या घोषणा हुई तो स्त्रीलिंग है घोषणा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिरंतन शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चिरंतन शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ओके 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 ओके, इसमें अटक गए आप, इतना टाइम लगा दिया जो। ओके, दो आंसर दिख रहे हैं मुझे, ए और बी। बी वालों ने बहुत सारी बढ़त ले ली है। ओके, स्किप भी कर रहे हैं। तो चिरंतन और चिरंजीवी, चिरंतन जो चीज लगातार चली आ रही है, चिरंजीवी जो लगातार जीवित रहेगा लंबे समय तक, तो इसका विलोम क्या होता है? नश्वर, जो नष्ट हो जाता है। चिरंतन जो कभी नष्ट नहीं हो। ठीक है, या चिरंजीवी जो कभी जिसकी मृत्यु ना हो। तो इन दो, चिरंतन और चिरंजीवी का उल्टा होता है नश्वर। चिरंतन चिरंजीवी का शाश्वत होता है पर्यायवाची। हम विपरीतार्थक पूछ रहे हैं भैया, विलोम पूछ रहे हैं। इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? आप में से ये चेक करिए ना कि कितने सारे ऐसे जो विलोम और पर्याय में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये सवाल तो ऐसे ही गलत कर दिए ना, वहां भी तो ऐसे ही करोगे ना। इन चीजों पर ध्यान रखो ना, कहाँ पर्याय पूछ रहा है, कहाँ विलोम पूछ रहा है। इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? ओके 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 जी, प्रियंका कोहली जी। ओके, बिल्कुल ठीक आंसर है डी, काली मिर्च। कर्मधारय समास वो होता है जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए, विशेषण वाला जो होता है, या फिर उपमेय उपमान यानी तुलना की जाए। जब तुलना की जाए या विशेषता बताई जाए तो कर्मधारय होता है। काली मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई, कैसी मिर्च है? काली है, हरी है, इसलिए लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हरी मिर्च है। तो ये विशेषता ही तो उसका विशेषण है, तो कर्मधारय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? प्रदीप मावी जी, राम राम भाई, राम राम जी। अब मुझे ये बताना कि 150 कराने या आज 100 पर ब्रेक लेकर 50 अगली क्लास में करा दे, या फिर अगली क्लास में 100 और करा दे, ऐसा भी हो सकता है अगर आप कहें तो। मतलब मेरे पास 150 सवाल तैयार है, अगर कहोगे तो 50 और कराने हैं, या तो आज ही 150 करा लो, लंबी क्लास पड़ जाएगी, या 100 आज कराकर अगली क्लास में 50 या 100 जितना कहे उसमें भी करा दे। अच्छा, 100 कह रहे हैं जी, बस चलिए, चलो तो 100 कर देते हैं। चलो 100 कराएंगे, आपने सभी ने 100 ही कहा तो 100 ही करा देते हैं। फिर अगली क्लास में जो हम या तो अगले 100 ले आएंगे या 150 तक, जैसे कहोगे। 100 ठीक है भाई। चलिए जी, तो देखते हैं भाई, इनमें से कौन से में उपसर्ग रहित, उपसर्ग नहीं है तो सुरेश में उपसर्ग नहीं है। विदेश में देखिए, देश से पहले वी छिपा हुआ है। जब किसी सार्थक शब्द से पहले कोई शब्द लग जाता तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। देश से पहले, योग से पहले सु, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अधिक से पहले अति छिपा हुआ है। सुरेश में सुर, सुर अपने आप में शब्द है भाई। ठीक है, तो इसलिए उपसर्ग रहित है सुरेश। धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या है? धनी प्लस किंतु मूर्ख व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या है? हनी गुर्जर जी, मोनू बैसला जी, भाई 78 का क्या है? 78 सवाल हटा दिया क्या मैंने, देखते हैं। अमित गुर्जर भाई, देखिए क्लास तो डेली आ रही है, किसी दिन हिंदी ला रहे हैं, कल मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए, हिस्ट्री का बहुत जबरदस्त रिवीजन था, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं ना भाई। ठीक है, अगर आप कहे कि हिंदी ही लगानी है तो फिर ये है कि भाई सभी का, कोई कोई हिस्ट्री मांगता है, कोई जीके मांग रहा है, कोई रीजनिंग मांग रहा है, सभी का देखना पड़ता है ना भैया। ओके, चलिए जी, तो देखते हैं धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। तो आंख का अंधा गाठ का पूरा, ऑप्शन बी ठीक है। आंख का अंधा गाठ का पूरा, 78 का क्वेश्चन का पूछ रहे थे, कौन सा 78 था?
चिरंतन का बताया था नश्वर, चिरंतन का विलोम विपरीतार्थक नश्वर होता है, ठीक है। कर्मधारय काली मिर्च हो गया, उपसर्ग रहित सुदरेश हो गया, धनी की आंख का अंधा घाट का पूरा। वैसी किस विकल्प में कोई भी शब्द, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें एक भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ध्यान से पढ़ना, सारे सारे शब्दों को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन भी और से। ओके 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 ओके, तो बी बिल्कुल ठीक आंसर है। भोजन, दही और उपकार, ये सारे पुल्लिंग है। इनमें किसी ना किसी में, जैसे यहां पर स्त्रीलिंग आ गया, ताकत स्त्रीलिंग है, सरकार स्त्रीलिंग है, ठीक है। पानी ज्ञानी तो पुल्लिंग है, नानी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द और उसका अर्थ बेमेल है? कौन सा शब्द और उसका अर्थ बेमेल है? ओके, प्रीति जी बोल रहे हैं रीजनिंग की बुक लॉन्च कर दो। 83 का बताइए भाई। ओके, बिल्कुल ठीक आंसर है आदि, क्योंकि आदि ये वाला होता है जिसका मतलब प्रारंभ होता है, शुरुआत ये वाले आदि की होती है। और ये जो आदि लिखा हुआ है इसका मतलब है आदत होना, हैबिचुअल। आदि यानी हैबिचुअल के लिए है ये सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, दिए गए वाक्य में रेखांकन किए गए शब्दों के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? बताइए भाई। 84 का। भाई हिंदी की, अंकुर भाई देखिए मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं हिंदी की बुक कितने की है, अभी याद नहीं है, मैं तो नहीं बता सकता, ठीक है। भूल जाते हैं ना, 4 बुक है, पता नहीं कौन सा, ऐसे भूल जाते हैं, वो देख कर ही पता चलता है, कोई बताते हैं। अभी तो ये भी है कि शायद भाई स्टॉक है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा, मुझे भी इतना भी नहीं पता। ओके भाई, तो देखिए इसमें बी और सी आंसर आ रहे हैं। तो वह बहुत ध्यान से इस शब्द की बात कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं तन्मयता से पढ़ना। बहुत ध्यान से जो होता है तन्मयता बोलते हैं उसे, धैर्य नहीं, तन्मयता। इसके लिए सबसे अच्छा शब्द है तन्मयता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कौन सा अलंकार है भाई? 85 का। ओके जी, काजल जी देखते हैं। अब इनमें ये भी देखना आपको कितने गलत हुए, मैंने इसलिए कह रहा हूं नंबर लिख कर करेंगे तो आपको खुद को पता रहता है कि हमारे इतने क्वेश्चन में से इतने गलत हुए, और गलत हुआ तो क्यों हुआ। इस चीज पर गौर नहीं करते तो तभी तो रहते हैं। पुनरुक्ति पर प्रकाश, जब किसी शब्द को एक से ज्यादा बार रिपीट किया जाए बिना यूज के, मतलब वो कि उसमें प्रभाव डालने के लिए, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश बोलते हैं, प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। ओके जी, चलते हैं, इसके बाद देखेंगे। अगर अंकुर जी गलत हो रहा है तो ये देखो ना कि हमारे सवाल जो है, आप देखिए कि किस तरह के सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान चीजें। मेरा हमारा मकसद ये होता है कि बच्चे क्या करते, फैला देते हैं अपने पंखों को, फिर पता चलता है कुछ नहीं बचना। अरे जो पढ़ रहे हो उस पर इतनी पकड़ बनाओ, उसमें गलती नहीं हो। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे अंकुर जी बोल रहे डर लग रहा है, भाई ये बताओ आप किसको गलत कर रहे हो? अपनी मेहनत के को गलत कर रहे हो, वो गलत नहीं होना चाहिए। आपकी रिवीजन की कमी है, आप नई चीज पढ़ने के चक्कर में अच्छी चीज जो इंपोर्टेंट है उसको भी गायब कर देते हैं। और ये देखना कि मेरे इन अभी तक 85 क्वेश्चन हो चुके, 85 में एक भी क्वेश्चन के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बकवास क्वेश्चन है। करने को तो हम भी ऐसे टफ से टफ ला सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को सिखाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, उसमें इजी या टफ कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, राशि जी बोल रहे हैं 8 गलत हुए हैं। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां कौन सा अलंकार होता है? मैंने ये देखो ना, हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को टच कर रहा हूं, अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहा हूं, इंपोर्टेंट ही पूछ रहा हूं, बकवास कोई पूछ ही नहीं रहा हूं भाई। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं?
ये सवाल दूसरे आया, लैंग्वेज बदल कर लाया हूं मैं। ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में अभेद हो जाए, या तो ये आएगा, ये आ जाएगा उपमेय उपमान में अभेद हो, ये पहले पूछ चुका हूं मैं, ठीक है। और जब बताया भी था मैंने, तो वहां रूपक अलंकार होता, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, एक मान लिया जाता, अंतर खत्म हो जाता, अभेद हो जाता है, उसे रूपक अलंकार बोलते हैं। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? ओके 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 ओके। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी है कंगाल। ठन ठन गोपाल का मतलब है कंगाल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिस तर्क का कोई जवाब न हो, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। अमित यादव जी, अनामिका पंडित जी, कुमारी आरती जी, कंचन नागर जी, वीरेंद्र सिंह जी। ओके, बी और सी, बी की बढ़त चल रही है। ए बी सी, तीन आंसर आ चुके हैं अब तक आपकी तरफ से। 88वें क्वेश्चन के तीन आंसर आ चुके हैं आपकी तरफ से, ए बी और सी। ओके, तर्क का कोई जवाब न हो उसे बोलते हैं अकाट्य। अकाट्य, जिस तर्क को मान लिया किसी ने कहा कि एक अपने पक्ष में कुछ बात कही, उसका कोई जवाब नहीं बना, तो उसे बोलते हैं अकाट्य। निरुत्तर उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कोई जवाब नहीं दे पा रहा, उस व्यक्ति को निरुत्तर बोलते हैं। अतार्किक, ऐसा क्वेश्चन, कोई चीज जिसका कोई सिर पैर नहीं, उसे अतार्किक बोलते हैं। तो इसका आंसर है अकाट्य, जिस तर्क का कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। चलिए जी, इनमें से कौन सा बहुवचन नहीं है? बिल्कुल जी अंकुर कसाना जी, अगर हम आप हमारी हिंदी के ढंग से पढ़ रहे हैं तो ये सब हम पढ़ाते रहते, पढ़ा ही रखा ना भाई, ठीक है। लेकिन वो टाइम लगता है भाई, ऐसे तो है नहीं कि मैंने 2 क्लास में खत्म हो जाएगी, टाइम लगेगा। अगर उसको कंप्लीट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। ओके भैया, डी बिल्कुल ठीक है। याद रखना, लोग, हस्ताक्षर, प्राण, ये सब बहुवचन में होते हैं। लोग, हस्ताक्षर, प्राण बहुवचन के हैं, घी एक वचन। शब्द युग्म शुल्क और शुक्ल का सही अर्थ क्या होगा? शब्द युग्म है शुक्ल और शुल्क, शुल्क और शुक्ल, इसका सही अर्थ क्या होगा? ओके, मोनू बैसला जी, प्रियंका कोहली जी, पंकज बैसला जी, प्रिया केनवाल जी, कुमारी आरती जी, काजल गोस्वामी जी। ओके, शुल्क और शुक्ल का सही अर्थ क्या होगा? शुल्क किसको बोलते हैं? टैक्स को बोलते हैं, कर, कर इसमें है और इसमें है। शुक्ल, शुक्ल उजाले को बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अंधेरे को, तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल उजाले को बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अंधेरे को। तो ऑप्शन डी ठीक है भाई। ओके, बी बहुत सारों ने बताया, डी सही है। इनमें से कौन, ये तो हो चुका, क्या हो रहा है, ये उल्टा क्यों चल रहा है? ठीक है, इनमें से कौन सा दक्ष का विलोम शब्द है? दक्ष का विलोम शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा दक्ष का विलोम शब्द है? चलिए देखते हैं। इनमें से दक्ष का विलोम, ठीक है भाई। दक्ष बोलते हैं एक्सपर्ट को, कुशल को, जो किसी कार्य में एक्सपर्ट होता है, इसका मतलब होता है कुशल, ठीक है। कुशल अनुभवी, तो इसका, लेकिन विलोम पूछ रहा तो नौ सीखिया, उल्टा पूछ रहा है, नौ सीखिया, ये इसके पर्यायवाची हैं। सर्वज्ञ बोलते हैं जो सब कुछ जानता है, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सु उपसर्ग से बना है? इनमें से कौन सा शब्द सु उपसर्ग से बना है? अब देखे तो सारे में सु है, लेकिन कौन सा शब्द सु उपसर्ग से बना है? तो उपसर्ग क्या कहता है?
हमने बताया उपसर्ग क्या होता है कि अगर उपसर्ग को हटा दिया जाएगा तो एक सार्थक शब्द बचेगा, ऐसा शब्द जिसका अर्थ बनता है। अब सुंदर में से सु हटा दे तो क्या बचेगा? आधा ने बचेगा, दर बचेगा, कुछ अर्थ नहीं। सु हटा दे तो चना बचेगा। अब ये सूचना, सूचना जो है ये चना बचेगा। कहेंगे जी चना तो होता है, लेकिन ये सु के चने का कोई अर्थ नहीं बन रहा ना, ठीक है। और यहां सुयश, ऑप्शन बी। सु को हटाए तो यश, अच्छा यश को बोलते सुयश, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 93। निर्दय का पर्यायवाची कौन सा? ये मैंने कई बार पूछ रखा है, एग्जाम में पूछा, बच्चों ने गलत बहुत किया, इसको बच्चे बहुत गलत करते हैं। निर्दय का पर्यायवाची कौन सा है? ओके, इसमें मुझे 3 आंसर दिख रहे हैं आपकी तरफ से। हालांकि चेतावनी दे दी थी तो आपने गलत कम किए, लेकिन फिर भी गलत तो है ही है। निर्दय का पर्यायवाची पूछ रहा है। निर्दय जिसके हृदय में दया ना हो, ठीक है। दयालु परोपकारी तो इसके विलोम हो गए नृशंस, ऑप्शन बी नृशंस, ठीक है। और चलते हैं 94 पर चलते हैं। किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है? किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है? ठीक है, आपने 100 तक बोल दिया, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी 100 क्वेश्चन में ही, बहुत बढ़ जाते 150 में तो। किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है? ओके ओके ओके, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि एक आंसर उसमें नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को सेट किया है। और भी तो ऑप्शन सिखा रहे हैं ना आपको। तो आसन है ठीक ए। रिजु और वक्र एक दूसरे के विलोम होते हैं भैया, ये विलोम शब्द है। रिजु सीधे को बोलते हैं, वक्र घुमावदार को बोलते हैं। रिजु का मतलब सीधा, वक्र घुमावदार। ये अनुचर और दास, अनुचर दास सेवक भृत्य किंकर, ये सब नौकर के पर्यायवाची हैं। अनुचर दास सेवक भृत्य किंकर, ओके नौकर। याचना विनय एक ही बात है। और कई, कई प्रकार के, नाना प्रकार के, नाना का भी मतलब कई प्रकार हो गए, ठीक है। तो कई और नाना भी एक ही है भैया। तो ऑप्शन रिजु और वक्र विलोम शब्द है, बाकी पर्यायवाची है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आशीर्वाद, सृष्टि, युधिष्ठिर, अत्यधिक। ओके जी, जस्सी गुर्जर जी, हर्ष भाटी जी, आरती प्रजापति जी, रिया केनवाल जी। हाँ जी, अगले में करा देंगे बिल्कुल जस्सी। अगले में मुझे बताओ 100 ही चाहिए अगले, और यानी 200 का बना दे, या अगले जो क्लास है उसमें केवल 50 ही रखें? बताइए भाई। तो इसमें ऑप्शन 3 आ रहे हैं आपकी तरफ से, आंसर सही है इसका बी, सृष्टि। आशीर्वाद गलत है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, ये रे की मात्रा वहां चढ़ेगी, जिसके ऊपर चढ़ती है उससे पहले बोली जाती है। वा के ऊपर चढ़िए तो वा से पहले आशीर्वाद आएगा, इसको बोलेंगे तो आशीर्वाद गलत हो गया ये, ठीक है। 100 बता रहे हैं, अगले भी 100 बनाकर चले, ठीक है जी। 100 और बना देंगे आगे जो, ठीक है। युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं युधिष्ठिर होता है। और अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। एक आ का जो मात्रा ये फालतू लगा दी, अत्याधिक गलत है, अत्यधिक होता है ये। 96। जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल की आग को, वो अत्यधिक होता राशि जी, ठीक है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। ओके, जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, ये पेट की आग को बोलते हैं, ये पेट की आग को बोलते हैं बड़वा, ठीक है। जठरानल या जठर अग्नि, अनल भी की जगह अग्नि भी आ जाता है। पेट की आग भूख यानी, और ये बड़वानल किसको बोलते हैं? पानी की आग को बोलते हैं, पानी की आग को बोलते हैं। ये वैसे ही लगा दिया था हमने ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आ गया। 97। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है भाई, ये बताएंगे।
विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? बिल्कुल ठीक आंसर है विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है विदुषी। ठीक है, जब महिला कोई विद्वान होती है तो उसे विदुषी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, बहुत जगह यूज करते हैं इसको एग्जामिनर। यदि ई ई उ ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो बड़ा ई का य, छोटे ऊ और ऊ का व और री का र हो जाता है, इनमें कौन सी संधि होगी? लीजिए, इनमें कौन सी संधि होती है? ओके जी, सी बता रहे हैं हर्ष जी, पंकज जी। ओके जी, संजीव मावी जी, सभी सी बता रहे हैं। ओके जी, अमित गुर्जर जी, अनामिका पंडित जी, अंजू पाल जी, राशि गुर्जर जी। ओके, वीरेंद्र सिंह जी, प्रियंका कोहली जी। ऑप्शन है यण संधि। देखिए कैसे है, जैसे एक उदाहरण बताता हूं। अति प्लस अधिक, अभी बता रहा था, अति प्लस अधिक, तो अति और अधिक मिलकर क्या होता है? अत्यधिक होता है। ये आ गया ना, इसमें यण संधि है, और ये से पहले आधा अक्षर है, यण संधि है। ठीक है, जैसे सु प्लस आगत, उ और आ मिलकर क्या हो गया? स्वागत हो गया। ऊ का व बन जाता है, स्वागत हो गया, यण संधि होता है। ठीक है, यण संधि। ओके, चलते हैं भाई। इसके बाद खल शब्द किसका पर्यायवाची है? खल शब्द किसका पर्यायवाची है? खल शब्द किसका पर्यायवाची है? ओके जी, प्रियंका कोहली जी, देखते हैं। ओके 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 ओके, 99, क्वेश्चन नंबर 99, आंसर सी बिल्कुल ठीक है। खल जो है दुष्ट का पर्यायवाची है, खल शब्द दुष्ट का पर्यायवाची होता है। बहुत बढ़िया। लास्ट आज का, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ खेचर नहीं है? इनमें से कौन से शब्द का अर्थ खेचर नहीं? क्वेश्चन नंबर 100 है आपके लिए। यहां से आगे अगली क्लास में लेंगे, कल या परसों ही लाएंगे। 100 क्वेश्चन बनाएंगे, 50 बने हुए हैं, 50 और बना देंगे। ओके भाई, ओके 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 ओके। इनमें से कौन सा खेचर का पर्यायवाची नहीं है? खेचर का अर्थ नहीं है, तो ये जो खेचर है, खेचर का मतलब होता है अंतरिक्ष में रहने वाला या अंतरिक्ष में विचरण करने वाला। अब इनमें से कौन कौन सा अंतरिक्ष में रहता? मेघ यानी बादल रहते हैं, ग्रह आकाश में रहते हैं, देवता, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, भगवान, ये सब खेचर कहलाएंगे। मृग, हिरण तो नहीं रहता ना, ऑप्शन ए। तो खेचर को रटिए मत ना, ये करिए ना, खेचर का मतलब है अंतरिक्ष में विचरण करने वाला या अंतरिक्ष में रहने वाला खेचर होता है। ठीक है, अब जो जो भी चीज अंतरिक्ष में रहती है वो खेचर है। समझ में आ गया? तो मृग तो ये तो जमीन पर रहता है, मृग यानी हिरण। बाकी मेघ यानी बादल, ग्रह और देवता, ये अंतरिक्ष के निवासी बताए गए। ओके, चलिए जी। चलिए, तो उम्मीद करेंगे आज के आपने 100 क्वेश्चन ने आज आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। राशि जी बोल रहे 15 गलत हैं, तो 100 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। और ये पक्का है कि आपको सिखाया होगा और क्वेश्चन आपको दिखे होंगे कि एक भी क्वेश्चन खराब नहीं है। अगले जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो भी ऐसे ही लाएंगे भाई। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।